हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर बात करेंगे, कुछ बेसिक टॉपिक पर बात करेंगे, कुछ ऐसे कार्यों के बारे में हम बात करेंगे जो कार्य हम जनरली तौर पे करते हैं, लेकिन उसका कारण आज हम जानेंगे। दोस्तों, हम हमेशा से समाकलन करते आए हैं, हमेशा से हम इंटीग्रेशन करते रहे हैं मैथ्स में, लेकिन आज हम जानेंगे कि इंटीग्रेशन करते समय हम स्वेच्छ अचर यानी कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्यों जोड़ते हैं। आप सभी को पता होगा, आप किसी भी फंक्शन का जब इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए मेरे पास sec स्क्वायर एक्स है, मैंने इसका इंटीग्रेशन किया, क्या आएगा? 10x। ये आंसर सफिशिएंट है, काफी है, लेकिन हम इसको पूर्ण रूप प्रदान करने के लिए, जनरलाइज तौर पर लिखने के लिए, व्यापीकृत रूप में लिखने के लिए, आप सभी को पता होगा, हम सी एक कांस्टेंट जोड़ते हैं जिसको हम समाकलन नियतांक या स्वेच्छ नियतांक कहते हैं। क्यों जोड़ते हैं इसको? आज हम इसका रहस्य जानेंगे, इसके पीछे का कारण जानेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, वीडियो आज का बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। साथ ही साथ हम कुछ और टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। पूर्वक यानी कि प्रिमिटिव क्या होता है, ये शब्द हो सकता है आपने सुना हो या ना सुना हो, लेकिन आज आप इसके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। दोस्तों, अवकल समीकरण अर्थात डिफरेंशियल इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका जनरलाइज सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं और क्यों लिखते हैं, और क्यों उस सॉल्यूशन को हम जनरल सॉल्यूशन या फिर व्यापक हल कहते हैं, क्यों कहते हैं उसको, आज हम इसको अच्छे से समझेंगे। दोस्तों, ये पूरा आपका बेसिक क्लियर कर देगा ये आज का टॉपिक। तो ध्यान से देखिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले दोस्तों इस वीडियो को जरूर लाइक करें। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर 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 सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये चैनल आपको खूब हेल्प करेगा, चाहे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किसी भी क्लास में हो। 10th 11th 12th BSc सारी कक्षाओं के लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस आपको इस चैनल पर मिलने वाले हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। अपन समाकलन करते समय स्वेच्छ अचर क्यों जोड़ते हैं? दोस्तों देखो, sec स्क्वायर एक्स का मैंने इंटीग्रेशन किया, 10x मिला। क्यों ऐसा? क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन करने से sec स्क्वायर एक्स मिलता है। ध्यान से देखिएगा, अभी आपको एक एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों, बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगर मैं 10x के 10x, आप कोई भी फंक्शन ले सकते हो ना, उदाहरण के तौर पे मैंने जस्ट आपको समझाने के लिए 10x लिया है। आप कोई भी दुनिया कोई भी फंक्शन आप यहाँ पे ले सकते हो, उसका अवकलन करके देख सकते हो। मतलब मैंने उदाहरण के तौर पे बस 10x लिया है ताकि मुझे जो बताना है वो मैं आपको अच्छे से बता सकूं। ठीक है, 10x का डिफरेंशिएशन अगर करना चाहूँ तो आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, sec स्क्वायर एक्स लिख दीजिए, इतना ईजी है। मैं बोलूंगा ठीक है बेटा, आप बताओ sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? आप बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, इसका अवकलन करने से ये आया ना, तो इसका समाकलन करने से वापस 10x मिलेगा। तो इससे एक बात तो क्लियर होती है, और वैसे भी आप ये पहले से जानते होंगे कि अवकलन समाकलन की विपरीत प्रक्रिया, दोनों एक दूसरे की विपरीत प्रक्रिया, यानी कि एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करने से अगर दूसरा फंक्शन तैयार होता है तो समझ लीजिए उसका डिफरेंशिएशन करने से फिर ये तैयार होगा। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के विपरीत प्रोसेस है, अपोजिट प्रोसेस है, ये आप सभी को पता होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा कि 10x का डिफरेंशिएशन करने से अगर sec स्क्वायर एक्स मिल रहा है तो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से 10x मिलेगा। इसमें कोई कहीं डाउट नहीं है क्या? डाउट नहीं है। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं दोस्तों, अगर मैं 10x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना चाहूं, 10x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करना चाहूं तो मुझे क्या मिलेगा? आप बोलेंगे सर इट्स वेरी सिंपल, डी बाई डी एक्स को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। 10x का डिफरेंशिएशन आप लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स, 1 कांस्टेंट है, अकेला है, अलग थलग है, उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, खत्म खेल। तो मैं बोलूंगा बेटा अभी आपने बताया कि 10x का डिफरेंशिएशन करने से sec स्क्वायर एक्स मिल रहा है, इसका मतलब sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से 10x मिलेगा। सही है, तो वही काम आप यहाँ पे भी करो ना, कि इसका डिफरेंशिएशन करने से sec स्क्वायर एक्स अगर आपको मिल रहा है तो उस स्थिति में sec स्क्वायर एक्स का sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से वापस 10x प्लस 1 मिलना चाहिए। तो क्या ये बात सही है कि नहीं है? 100% सही है। क्यों सही नहीं है? कहाँ गलत है? सही तो है। इसका डिफरेंशिएशन करने से अगर sec स्क्वायर एक्स मिलता है, 10x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन करने से अगर sec स्क्वायर एक्स मिलता है, तो निश्चित तौर पे इसका इंटीग्रेशन करने से ये मिलना चाहिए। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या दिक्कत है? अब आप बोलेंगे सर sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x भी होता है, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो 10x प्लस 1 भी हो गया, और कहीं गलत भी नहीं है, सब सही है। अब बोलोगे सर यहाँ पे 1 के बजाय अगर आप 2 लिखते थे तो तब भी 2 कांस्टेंट होने के नाते उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, और इसका इंटीग्रेशन करते तो 10x प्लस 2 हो जाता।
तो फिर सच क्या है और झूठ क्या है? सब सच है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप 10x भी लिख सकते हो, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप 10x प्लस 2 भी लिख सकते हो, क्योंकि 10x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स होता है। उस हिसाब से 2 लिखो, चाहे 2000 लिखो, 2 लाख लिखो या 2 करोड़ लिखो, जो लिखना है वो लिखो, कांस्टेंट ग्रुप में आप उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा और इंटीग्रेशन करोगे तो वो चीज आपको दिखाई देने लगेगी। तो इसीलिए कांस्टेंट कुछ भी हो, इसलिए जनरलाइज करने के लिए उसको अपन सी लिख देते हैं। लो ना, आप सोचो यहाँ पे 1 2 3 4 के बजाय अगर सी होता, सी क्या है? कांस्टेंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। अब उसको डिफरेंशिएशन करो तो 10x का डिफरेंशिएशन हो गया sec स्क्वायर एक्स, और सी कांस्टेंट है, अकेले अलग थलग है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और sec स्क्वायर एक्स का जब इंटीग्रेशन करोगे तो वापस आपको ये मिल जाएगा। इसलिए हम जनरलाइज करने के लिए उसको इंटीग्रेशन कांस्टेंट लिखते हैं दोस्तों वहां पे। मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। वास्तव में इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के अपोजिट प्रोसेस है, और डिफरेंशिएशन क्या होता है? किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जो होता है वो जीरो होता है। अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, इसका मतलब क्या है कि जिस फंक्शन का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, अगर उसके साथ कोई कांस्टेंट जोड़ देते हो तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा बेचारे का। तो जो जो फिर डिफरेंशिएशन होना है वो केवल फंक्शन का होगा। जब अपोजिट प्रोसेस की सोचोगे, जब उसका इंटीग्रेशन करोगे तो आप वो फंक्शन तो लिखोगे लेकिन साथ में कांस्टेंट भी लिखना है, बिकॉज कांस्टेंट लिखने न लिखने से, देखो यहाँ पे बोलोगे सर इसको नहीं लिखेंगे तो क्या होगा? नहीं लिखेंगे कुछ गलत नहीं होगा, लेकिन भैया अगर आप डिफरेंशिएशन करते समय यहाँ पे कांस्टेंट को बदल बदल के लिख रहे हो तब भी आपको उसका डिफरेंशिएशन सेम मिल रहा है। इसलिए जनरलाइज तौर पे इसको अगर अपन सोचे तो वहाँ पे कांस्टेंट लिखा जाता है दोस्तों। तो मुझे पूरी आशा है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी कि क्यों इंटीग्रेशन करते समय हम कांस्टेंट जोड़ते हैं। भाई यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिख सकते हैं, वो यहाँ पे भी आ जाएगा। तो कोई भी नंबर लिख सकते हैं, तो उसको कोई भी नंबर लिख करके हम उसको नाम दे दिए सी। सी क्या है? कांस्टेंट। आर्बिट्ररी मतलब स्वेच्छ अचर, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि वास्तव में ये पूर्वक क्या है, प्रिमिटिव क्या है। ठीक है, देखो जैसे 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर एक्स आया, जिसको हम डेरिवेटिव भी बोलते हैं, अवकलज भी बोलते हैं। ठीक है, यानी इसके डिफरेंशिएशन करने से ये आ रहा है। तो समझ लीजिए कि 10x जो है वो sec स्क्वायर एक्स का प्रिमिटिव है। तो किसी फंक्शन को किसी का प्रिमिटिव कब बोलते हैं? जब उसके डिफरेंशिएशन से वो फंक्शन तैयार होता हो। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से क्या आ रहा है? 10x। तो ये 10x sec स्क्वायर एक्स का प्रिमिटिव कहलाएगा। प्रिमिटिव मतलब समाकलन करने से, इंटीग्रेशन करने से जो चीज आपको मिल रही है वो प्रिमिटिव। क्यों 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 क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करने से आपको ये मिलता है। जिस चीज का डिफरेंशिएशन करने से आपको ये चीज मिल रही है तो वो उसका प्रिमिटिव कहलाएगा। जैसे यहाँ पे इसके रेफरेंस में समझो चाहे इसके रेफरेंस में समझो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करने से आपने क्या पाया? 10x पाया है। ठीक है, तो 10x sec स्क्वायर एक्स का प्रिमिटिव कहलाएगा, क्योंकि वो उसके इंटीग्रेशन से बना है। या यूं कहिए कि उसका डिफरेंशिएशन करने से ये मिलता है। ठीक है, तो 10x को बोलेंगे प्रिमिटिव। कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोई डाउट नहीं होगा? निश्चित, बिल्कुल। कहीं भी डाउट अगर आपको जैसे लग रहा है कि सर यहाँ डाउट है, ये समझ नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए आप, मैं उसको अगले वीडियो में बनाता जाऊंगा। हो सकता है कहीं कुछ डाउट हो आपको तो आप बिल्कुल लिखते जाइए, पूछते जाइए, मैं आपको बताते जाऊंगा दोस्तों, चिंता की कोई बात नहीं है। अब मैं आपको बतलाने वाला हूँ अवकल समीकरण का व्यापक हल कैसे लिखते हैं। जब भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं उसका जनरलाइज सॉल्यूशन यानी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, उसको किस तरह से लिखते हैं, वो भी अभी हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है dy बाई डी एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 0। आप सभी को डिफरेंशियल इक्वेशन दिखाई दे रहा है यहाँ पे दोस्तों। इसका सॉल्यूशन क्या होता है? किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब जो वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है यहाँ पे? y। तो y की ऐसी वैल्यू, एक ऐसे फंक्शन के रूप में हम y को प्राप्त करें जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करे? सेटिस्फाई करें। यानी यहाँ पे y के स्थान पर रखे जाने पर वो इक्वेशन सही साबित हो जाए, तब हम जो y की जो वैल्यू रहती है, जो एक फंक्शन के रूप में रहती है, हम उसको उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से बोलूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि y की ऐसी वैल्यू जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, अर्थात y के स्थान पर जब हम उस वैल्यू को रखें, सॉल्व करें,
तो वापस कितना आना चाहिए, 0, लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हाँ ये y की ये वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो ये उसका सॉल्यूशन है। इज इट क्लियर? लेकिन जनरल सॉल्यूशन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आप बोलेंगे सर आप यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन लिख दिए हो, इसका सॉल्यूशन तो बताओ। दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए e की पावर में -3y, सॉरी e की पावर में -3x जो है वो इसका एक सॉल्यूशन है। आप देख लो, विश्वास नहीं है तो आप यहाँ रख के देख लो। dy बाई डी एक्स मतलब कि d बाई डी एक्स, वाई की जगह रखो e की घात -3x प्लस 3, और ये क्या है y मतलब e की घात -3x। चेक करो, सॉल्व करो, 0 आता है कि नहीं आता है, चलो चेक करते हैं। e की घात -3x का डिफरेंशिएशन e की घात -3x होगा, लेकिन x का गुणांक -3 सामने आएगा और प्लस e की घात -3x सामने में 3 है। सेम है, एक माइनस में प्लस में कट पिट के खत्म, 0 हो जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि आपके पास राइट हैंड साइड जो है 0 आपको मिल रहा है। तो साफ साफ पता चलता है कि y इज इक्वल्स टू e रेज़ टू द पावर -3x जो है वो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? एक सॉल्यूशन है यहाँ पे। ठीक है, अब मैं आपको एक जबरदस्त बात बता रहा हूँ दोस्तों। ये अगर इस इक्वेशन क्यों सॉल्यूशन है आपको समझ में आया? क्योंकि मैंने यहाँ पर रख के देखा, डी बाई डी एक्स करके इसको डिफरेंशिएट किया। ये y की जगह ये देखो 3y है तो 3 लिखा, y की जगह इसको लिखा, सॉल्व किया, पता चला सेम है, प्लस माइनस होने के नाते कट गए, 0 आ गया, मतलब ये इसका सॉल्यूशन है। दोस्तों एक गजब की बात बताऊं आपको मैं, अगर ये इसका सॉल्यूशन है ना, तो ये तो लिखो ही लिखो, सामने में अगर आप कुछ भी लगा दो, कोई भी कांस्टेंट, मान लो 2 लिख देता हूं मैं, वो भी इसका एक सॉल्यूशन है। यकीन नहीं तो आप चेक करके देख लो, y की जगह इस पूरे को लिखो, यहाँ पे लिखो, देखो और सॉल्व करके देखो, आपका आंसर मतलब वो सेटिस्फाई हो जाएगा। यकीन नहीं तो देख लो, अवकलन करोगे डी बाई डी एक्स मतलब इसका अवकलन करोगे, 2 सामने पहले से है, e की घात -3x है, e की घात -3x होगा, x का गुणांक -3 सामने में और आएगा और प्लस 3, और ये y की वैल्यू इतनी रखोगे। ठीक है, देख लो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, प्लस माइनस है, बाकी ये तो सेम है, कट के 0, तो ये भी तो इसका एक सॉल्यूशन है। आप 2 की जगह 2 करोड़ भी लिख दो तब भी वो उसका सॉल्यूशन है। तो बोलोगे क्या कौन सा सॉल्यूशन है? ये भी सॉल्यूशन है, वो भी सॉल्यूशन है, सब के सब सॉल्यूशन हो जाएंगे सामने में, बस बदलते जाओ 2 3 4 5 1/5 -2 कुछ भी रख लो। तो फिर बोलोगे क्या चीज, किसको गलत किसको सही बोलोगे? किसी को गलत नहीं बोल सकते, ये भी सही सॉल्यूशन, ये भी सही सॉल्यूशन है। तो इसके इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो गए। इसलिए उन सभी सॉल्यूशंस को एक साथ अगर आपको दर्शाना हो तो आप बोलोगे सर एक काम करो, सामने में आप कुछ भी लिख रहे हो तब भी वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है, सब सॉल्यूशन है, तो सामने एक काम करो सर सी लिख के काम अपना बना लो। ये देखो जब मैं 2 रख रहा हूँ तब भी वो उसको सेटिस्फाई करे, 3 4 5 1000 करोड़ कुछ भी रख दोगे वो सेटिस्फाई करेगा, इसलिए मैं सी रख दिया। बोल देता हूँ सी बिलोंग्स टू आर, अर्थात सी कोई भी रियल नंबर रख लो, ये इसका सोल्यूशन है। और इसी को फिर हम लोग बोलेंगे जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन जिसमें सारे हल समाहित हो। और इसी देखो दोस्तों आपको समझ में आया कि कांस्टेंट किस तरह से यहाँ पे मतलब आ रहा है यहाँ पे। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे कांस्टेंट आप गुणे में लिखे हो, पिछले वाला जो एग्जांपल देते 10x स्क्वायर x वाला उसमें आप प्लस में लिखे थे, ऐसा क्यों? दोस्तों वास्तव में जब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इंटीग्रेशन करोगे ना, तो आप देखना वहां पे लॉग लेते हैं। अभी लॉग वाला कंसेप्ट है, ये देख लो आप कैसे बताओ, ये देखो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा -3y। ठीक है, y को नीचे ला लो तो dy बाई वाई -3dx, इंटीग्रेट करोगे 1/y का हो जाएगा log y -3x, और प्लस क्योंकि log वाला कंसेप्ट आ रहा है ना दोस्तों, तो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ कांस्टेंट के रूप में आप log c ले लो। अब आपको पता होगा कि जब log उधर जाता है तो उधर की चीजें e की घात में आ जाती है। ठीक है ना, तो अब जब उधर ले जाओगे इसको आप कैसे लिख सकते हो, log e की घात में -3x लिख सकते हो क्या इसको, क्योंकि log e बेस पे भी e, तो कट पिट के 1 हो जाता है और ये सामने आ जाता है, यानी इसका वैल्यू यही होगा। ये आपको कैमरे में दिख तो रहा है ना, थोड़ा सा पीछे करता हूं मैं, ठीक है इसको। हाँ दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे आप ये -3x हुआ। अब देखो हमेशा याद रखना कोई भी नंबर है ना उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log e की पावर में a। कैसे? a कूद के सामने आएगा और जो बचेगा log e बेस पे भी e सामने भी उसका वैल्यू 1 हो जाता है, तो वापिस आपको क्या मिला, a ही तो मिला ना, यानी a को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो -3x को मैंने इस तरह से लिखा है। ठीक है, log e बेस पे e सामने e पावर में 3x log c। log वाला फॉर्मूला आप जानते हो किस तरह से होगा, बताओ। ये होगा आपका log mn वाला फॉर्मूला होगा ना जी, तो क्या होगा, अच्छा उस पर log है ना,
ये वाले लॉग को अभी रहने दो। अभी मैं लॉग को इधर ट्रांसफर नहीं किया हूँ, इसलिए लॉग वाई बैठा हुआ है। मैंने केवल इसको इसको इस तरह से लिखा है, -3x को लिखा है लॉग ई पावर में -3x। अब आप क्या करोगे, ये आपके पास लॉग वाई बैठा है वहीं पे, उधर लॉग एम एन वाला फॉर्मूला लगाओगे, सी ई की घात -3x हो गया। अब लॉग लॉग कैंसिल करके आप ये लिख दोगे, तो देखो वास्तव में सी गुणे में आ गया। आपने जोड़ा था प्लस में, कांस्टेंट किसी भी रूप में जोड़ सकते हो, सी जोड़ो, लॉग सी जोड़ो, कुछ भी जोड़ो। कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट है, वो अपने जरूरत के हिसाब से जोड़ते हैं। लॉग लॉग वाले तो लॉग सी जोड़ दिया, इस टाइप से अपन दिमाग लगा लेते हैं दोस्तों। तो आपने देखा दोस्तों कि ये भी इसका एक सॉल्यूशन था, फिर मैं आपको पता है ये भी इसका एक सॉल्यूशन है, तो जनरलाइज सॉल्यूशन फिर ये हुआ। इस तरह से अवकल समीकरण के व्यापक हल बनाए जाते हैं, व्यापक हल लिखे जाते हैं। और मैं आपको एक बस वाली बात बता रहा हूं, ये जो आप y की वैल्यू प्राप्त किए दोस्तों, इसी को बोलते हैं प्रिमिटिव। अब ये प्रिमिटिव का कंसेप्ट आपको बता रहा था ना मैं, ये प्रिमिटिव है। क्यों? क्योंकि आपने इस अवकल समीकरण को सॉल्व करके लाया है, या यूं कहिए कि इस प्रिमिटिव की मदद से जब मैं इसको डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे ये चीज तैयार हो जाएगी। ये अवकल समीकरण, ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस प्रिमिटिव की मदद से, इस फंक्शन की मदद से तैयार किया जा सकता है, इसलिए हम इसको बोलेंगे प्रिमिटिव। या यूं कहिए कि इसको मैंने समाकलन करके इसको तैयार किया है। देखो ना, इसको समाकलन किया है, देखो यहाँ पे समाकलन किया, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को मैं सॉल्व किया तब जाके मेरे तैयार हुआ, इसलिए इसको बोलते हैं प्रिमिटिव। ठीक है, इसलिए अवकल समीकरण को सॉल्व करने का मतलब समाकलन का काम करना, क्योंकि अवकल समीकरण सॉल्व आप बिना समाकलन के कैसे कर सकते हो। तो अवकल समीकरण का सॉल्व करना मतलब समाकलन करना, और समाकलन करने से जो चीज प्राप्त होती है उसको प्रिमिटिव बोलते हैं। अभी मैंने आपको बतलाया था। तो अवकल समीकरण का जो हल प्राप्त होता है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव, अर्थात पूर्वक। और अवकल समीकरण का ये जनरलाइज सॉल्यूशन है दोस्तों। कहीं पर भी कोई भी डाउट हो तो बिंदास आप पूछिए दोस्तों, मैं भरपूर प्रयास कर रहा हूँ आपको हर एक चीज समझाने का। अब मैं आपको एक और उदाहरण देकर समझाता हूँ ताकि आपको ये चीज पूरी की पूरी क्लियर हो जाए दोस्तों। एक और उदाहरण देखो, मान लीजिए आपके पास लिखा है d²y/dx² + y = 0। मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ y = sin x इसका एक सॉल्यूशन है। आप बोलेंगे कैसे सर? आप काम करके देख लीजिए, यहाँ पे देखो d² y/dx² लिखा है, मतलब 2 बार अवकलन। यहाँ पे रखो y की जगह जब आप sin x रखोगे, एक बार अवकलन करोगे sin x का cos x, दोबारा अवकलन करोगे तो cos का माइनस साइन, यानी कुल मिला के इसका क्या हो जाएगा -sin x, और प्लस y का मान sin x, कट पिट के 0। तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ y = sin x इसका एक सॉल्यूशन है। क्लियर है? मैं बोल रहा हूँ y = sin x इसका एक सॉल्यूशन है, तो y = 2 sin x भी इसका एक सॉल्यूशन है। यकीन नहीं तो आप रख के देख लो। 3 sin x भी इसका एक सॉल्यूशन है, यकीन नहीं तो रख के देख लो। इस हिसाब से तो 1 2 3 4 कुछ भी रखोगे तो मैं c रख देता हूँ, तो y = c sin x इसका एक सॉल्यूशन है कि नहीं? आप बता दो, है, जनरल सॉल्यूशन हो गया। आप बोलोगे सर y = cos x भी इसका एक सॉल्यूशन है, यकीन नहीं तो आप रख के देख लो। 2 बार अवकलन करो तो cos का माइनस साइन का वापस हो जाएगा -cos, प्लस cos खत्म, ये भी इसका एक सॉल्यूशन है। आप बोलोगे y = cos x इसका एक सॉल्यूशन है, मैं बोलूंगा y = 2 cos x भी इसका एक सॉल्यूशन है, यकीन नहीं तो रख के देख लो। 3 cos x भी सॉल्यूशन है, तो कुल मिला के c cos x भी सॉल्यूशन है। 2 बार कांस्टेंट है, नाम दे देता हूं अलग अलग, 1 2, तो ये भी इसका एक जनरल सॉल्यूशन है, ये भी इसका एक जनरल सॉल्यूशन है। और अधिक जनरलाइज करने के लिए हम दोनों को जोड़ देते हैं, c1 sin x, c2 cos x। ये इन दोनों से भी ऊपर उठ करके अधिकतम व्यापक हल, ठीक है, मोस्ट जनरलाइज सॉल्यूशन आपको मिल गया। इस तरह से जनरलाइज सॉल्यूशन तैयार किया जा सकता है जो सभी चीज को कवर करता हो, सभी ऑप्शंस को कवर करता हो। साइन भी आ गया, कॉस भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गए, ये सब के सब c1 c2 जितने भी अपन ले रहे हैं ना, ये सब आर्बिट्री कांस्टेंट्स कहलाते हैं दोस्तों। तो मुझे पूरी आशा है कि आज के टॉपिक आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। प्रिमिटिव क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा, क्यों कांस्टेंट जोड़ते हैं आपको समझ में आया होगा, जनरलाइज सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, आपको ये बहुत काम आएगा, आप जरूर देखिए। अगर आप किसी भी कक्षा में, जैसे 10th 11th 12th या बीएससी में, या फिर अगर आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं फिर से बता रहा हूँ, आप चैनल पर जाइए, प्लेलिस्ट को देखिए, अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्लेलिस्ट को देखो। सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनी है, सारी क्लासेस के लिए अलग प्लेलिस्ट बनी है। जाइए, अकॉर्डिंग टू योर नीड, अपनी जरूरत के हिसाब से आप वीडियोस देखिए। जिस क्लास में आप जिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस देखिए। स्मार्ट मैथ्स टेक्निक्स के नाम से एक अलग प्लेलिस्ट बनी है, कॉम्पिटिशन मैथ्स नाम से अलग प्लेलिस्ट बनी है। खूब वीडियो देखिए, खूब शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके लिए हम आपसे कमेंट चाहते हैं। कमेंट करके अवश्य बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपको कुछ समझ में आया कि नहीं आया, कितना आया। कहीं भी डाउट अगर रह गया हो तो निश्चित तौर पे आप पूछ सकते हैं दोस्तों, हम हर संभव उसका सॉल्यूशन आपको बताने का प्रयास करेंगे।
आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।